So hello students, welcome to Dikshant Subject. I am assisting a science teacher and we are going to study about part 3 of your second chapter, which name is microorganisms. Students, this is the second part and this is the third part, and we already studied about first and second part, in which we learned so many topics like friendly microorganisms, types of microorganisms, and small concept about all the types of microorganisms like virus, protozoa, bacteria, fungi, algae. Okay. Now it is a time in which we are going to study about our part 3, and let's see which topics we have to cover in part 3. Then our first topic is harmful microorganism. ओके हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा अपने पार्ट 3 का कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लिए, जिसमें हम लोग फूड डिशेस को बनाने से लेके एंटीबायोटिक्स को बनाने से लेके वैक्सीनेशन को करने या बनाने में लेके सब कुछ हम लोग देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे अपने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, किसके द्वारा कॉज होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो डिजीज़ किस तरीके से उस डिजीज़ को ये आपके ट्रांसमिट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स हो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिजीज़ है पोलियो। ठीक है, पोलियो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा, एयर और वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब अगर चिकन पॉक्स, मीसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, ये आपके चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, मीसल्स वायरस के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा और इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा, ये सभी एयर या कांटेक्ट के थ्रू या वाटर के थ्रू क्या करते हैं? फैलते हैं। ठीक है, अब इनका एक कॉमन प्रिवेंटिव मेजर है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट ए सुटेबल एज। अगर ये सब बीमारी किसी को होता है तो उस पेशेंट को आप आइसोलेट में कर दीजिए, उसको अलग रखिए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर उनको आप अलग रखिएगा तो उसी इंसान तक वो बीमारी जो है वो आपका रुकेगा, दूसरे किसी हेल्दी इंसान या फैमिली मेम्बर को बीमारी नहीं होगा। पहला तरीका ये है। दूसरा, वो जो आपका पेशेंट है वो जो भी सामान यूज़ कर रहा है, उसका जो भी पर्सनल सामान है उसको उसी तक सीमित रखिए, वो सामान किसी दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आने दीजिए। तीसरी बात कि एक प्रॉपर उम्र पे इन सब का जो वैक्सीन आता है उस वैक्सीन को ले लेना चाहिए, ताकि ये आगे ना होने का खतरा हो। ठीक है, चलिए दूसरा डिजीज है कलरा, टाइफाइड। कलरा बैक्टीरिया के द्वारा, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा। ये दोनों ज़्यादातर वाटर के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं या फूड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब ये दोनों बीमारी अगर हुए हैं तो कौन कौन सा कॉमन प्रिवेंटिव मेजर है जिसको करने से ये दोनों ठीक हो सकते हैं बीमारी? तो उनमें हमारा आएगा मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, साफ सुथरे तरीके से रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। गर्म पानी को पीजिए और कच्चा खाना मत खाइए। बहुत खाने कच्चे पड़ जाते हैं, उस तरह का खाना नहीं खाना है। प्रॉपर अमाउंट में वो खाना पका होना चाहिए, कुक होना चाहिए, वो खाना खाइए, कच्चा खाना मत खाइए। वैक्सीनेशन इसका भी आता है, तो एक सुटेबल एज पे इसके भी वैक्सीनेशन को आप लीजिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो कि वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है और ये भी वाटर के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाता है। अब ये हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है इसको ठीक करने के लिए आपको बॉइल्ड वाटर, ठीक है, पीना पड़ेगा, वैक्सीनेशन का यूज़ या हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है मलेरिया। बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रखता है, मच्छर के चलते होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इसको ट्रांसमिट करने वाला तरीका क्या है? तो मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा। अब किस मॉस्किटो के द्वारा होता है ये भी आपको हम बताएंगे, आगे तुरंत बताने वाला है कि मलेरिया किस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, डेंगू किस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो अब इसके मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है? तो यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मच्छरदानी का यूज कीजिए, स्प्रे का यूज कीजिए, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कीजिए, ताकि आपके आसपास जल जमाव ना हो सके, क्योंकि ये जो आपके मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाले जो आपके मॉस्किटो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपके कंटेमिनेटेड वाटर
यानी कि जल जमाव पे ही अपने आप को ब्रीड करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जल जमाव ना हो जहाँ पे ये आपके मॉस्किटो जो है वो इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। इंसानों में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे या क्यों होते हैं, किस तरीके से आपके होते हैं। तो एक वर्ड जैसे ही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम आता है वैसे ही एक वर्ड आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस आपके वैसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं, ये डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जिसमें आपका इन्फेक्टेड पर्सन में से कोई बीमारी निकल के और एक हेल्दी पर्सन में क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। अब एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट के थ्रू हो, तो उस तरह की डिजीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जिसमें बॉडी के किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर कोई बीमारी है तो वो किसी भी तरीके से कोई हेल्दी पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसको ट्रांसमिट होने का कोई डर भय या कोई भी आपका संभावना नहीं होता है। उस तरह के डिजीज को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। जैसे जितने भी आपके डिफिशियंसी डिजीज होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जैसे क्वाशियरकर हो गया, बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, स्कर्वी हो गया, ठीक है, मैरिस्मस हो गया, तो ये सब जो बीमारी है ये सब आपका नॉन कम्युनिकेबल होता है। इसको अगर ये सारे बीमारी किसी भी इंसान को हुआ है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आता भी है तो ये सब बीमारी ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जितने भी माइक्रोबियल डिजीज होते हैं जो माइक्रोब्स के यानी पैथोजेंस के कारण होते हैं वो सब कम्युनिकेबल होते हैं, वो सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आने से ट्रांसफ़र होंगे या वाटर के कॉन्टेक्ट में, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो आपके पैथोजेंस के द्वारा डिजीज़ को कॉज किया जाता है वो सारे डिजीज़ कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होते हैं। तो पैथोजेंस इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सिक पर्सन और थ्रू कैरियर्स लाइक इंसेक्ट। जो पैथोजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। किस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं तो उस एयर के थ्रू कर सकते हैं, खाना खाते हैं तो उस खाने के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए कहा था कि हमेशा ढका हुआ खाना खाइए और गर्म खाना खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। किसी भी हाल में माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने खाने के कांटेक्ट में आने से रोकिए और उस तरीके का खाना अपने अंदर कंज्यूम कीजिए। ठीक है, तो जो आप सांस लेते हो उस सांस के थ्रू आप खाना आपके माइक्रोब आपके अंदर जा सकते हैं। जो आप खाना खाते हो उस खाने के थ्रू माइक्रोब्स आपके अंदर जा सकते हैं। जो पानी पीते हो उस पानी के थ्रू माइक्रोब्स आपके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, मान लीजिए गला मिले, हैंड शेक किए, ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये सारे माइक्रोब्स एक आपके इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, इस डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कौन कौन सा तरीका आता है जिस तरीका में हम लोग एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये बीमारी एक हेल्दी पर्सन में जाता है। सबसे पहला है कि स्किन टू स्किन, यानी कि स्किन से स्किन कांटेक्ट में आया, म्यूकस से म्यूकस कांटेक्ट में आया, म्यूकस से स्किन कांटेक्ट में आया। ठीक है, तो इन सारे तरीके से हमारे डिजीज का ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में कैसे, एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपने माउथ, अपने नोज के थ्रू अपने बॉडी के अंदर से ड्रॉपलेट्स को कहाँ रिलीज करेगा, मॉइस्चर के फॉर्म में कहाँ रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब उसके बाद उसी एटमॉस्फेयर में या उसी आपका एयर को कोई हेल्दी पर्सन अगर कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन तो ड्रॉपलेट्स उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाएंगे और फिर वो पैथोजेंस उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी आपके पहुंच जाएंगे। फिर है कि बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज
इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज का यूज करके भी ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपका ये बीमारी का ट्रांसफ़र होता है। इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द केस ऑफ एड्स, ठीक है। इन्फेक्शन आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ये जैसे कि आपका एड्स के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से या आपका एड्स जो है वो जिसमें HIV वायरस मेन रोल प्ले करते हैं, ये आपका ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि ये ट्रांसमिट तो होते हैं, कम्युनिकेबल तो हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे कि कुछ आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कलरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किस टाइप के माइक्रोब्स से कौन से बीमारी आपके होते हैं, ठीक है। अगर इसको याद करते हो तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा कि बैक्टीरिया के चलते आपको डिसेंट्री हो सकता है, प्लेग हो सकता है, डिप्थेरिया हो सकता है, कलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। वैसे ही वायरल डिजीज यानी कि वायरस के चलते कॉमन कोल्ड, मम्स, मिसल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और पोलियो मिलिटिस, ठीक है। फंगल डिजीज, फंगी के चलते कैंडिडाइसिस, एथलीट्स फुट, ठीक है। प्रोटोजोआ के चलते मलेरिया, एमोवेसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला जार, ये प्रोटोजोआ के चलते होता है, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज में आपका आ जाएगा एस्केरेसिस एंड फिलेरियासिस। चलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के द्वारा आपके डिजीज का स्प्रेडिंग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉस्किटो के बारे में। तो मॉस्किटो जो है ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स। तो मॉस्किटो जो है ये वेक्टर का काम करता है बहुत सारे डिजीज के लिए, ठीक है, जो कि आपका वायरस से या प्रोटोजोआ से आपके स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो कैन एक्ट एज अ वेक्टर फॉर मेनी डिजीज कॉजिंग viruses and parasites. Malaria is spread by the female Anopheles mosquito. It is caused by the Protozoa plasmodium, ठीक है। अब मलेरिया जो है ये मलेरिया बीमारी जो है ये किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है। ये मलेरिया बीमारी स्प्रेड किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन में से हेल्दी पर्सन में ले जाया जाता है। तो किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फीमेल एनोफिलस बैक्टीरिया के द्वारा। अब जब ये फीमेल एनोफिलस बैक्टीरिया जो है इस मलेरिया बीमारी को लेके जाता है, तो मलेरिया बीमारी कॉज किसके द्वारा होता है, किया किसके द्वारा जाता है बॉडी के अंदर, तो प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम के द्वारा ये मलेरिया बीमारी को कॉज किया जाता है। तो कॉज कराने का काम आपका प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम करता है और स्प्रेड कराने का काम एनोफिलस बैक्टीरिया यानी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का काम है मलेरिया बीमारी को स्प्रेड कराने का। अब देखिए, हाउस फ्लाइज आल्सो कैरी हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो मक्खी होती हैं ये भी आपके माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे रोड के किनारे बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे गार्बेज होते हैं जहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं, और वही मक्खियाँ आके फिर बाज़ार में जो आपके फास्ट फूड होते हैं उस पर बैठ जाते हैं। वहाँ के लोग उस फास्ट फूड को खाते हैं और वो गार्बेज को भी अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, जिस गार्बेज में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में क्या है, पैथोजेंस का प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हाउस फ्लाई के चलते भी वो सारा पैथोजेंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा और आपको एक वायरल डिजीज में क्या करेगा, कॉज करेगा। अब देखिए, सिर्फ आपका मलेरिया ही नहीं, मलेरिया जो है ये फीमेल एनोफिलस बैक्टीरिया के द्वारा स्प्रेड होता है। वहीं पे डेंगू बीमारी जो है, डेंगू ये भी आपका फीमेल एड्स बैक्टीरिया नहीं बाबू, यहाँ पे होगा मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफ़र या स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। अब हम लोग आ गए अपने फूड प्रिजर्वेशन पे। तो फूड प्रिजर्वेशन से पहले हमको समझना चाहिए कि फूड स्पॉइलिंग क्या होता है, खाना का बर्बाद होना क्या होता है।
तो फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स, स्पॉइल्ड फूड गेट्स ऑफ फॉल स्मेल एंड टेस्ट बैड, समटाइम्स इट कलर में इवन चेंज, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। सुनिए कि आपका फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपका जो फूड है वो किसी भी कारणवश वाटर के कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, या वार्मथ के कांटेक्ट में, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गया। अब ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ आपका एक माइक्रोब्स के लिए क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन होते हैं। जब फूड को आप एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, वार्मथ के कांटेक्ट में, यानी टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखोगे तो वो सारा एक फेवरेबल कंडीशन का काम करेगा और वहाँ पे बहुत सारा मात्रा में माइक्रोब्स यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को ब्रीड करेंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। जब वो अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे तो वो उस फूड पे एक्शन करेंगे और उस फूड को स्पॉइल करेंगे, बर्बाद करेंगे। जब वो फूड स्पॉइल होगा तो हमको पहचान में कैसे आएगा, तो उस फूड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि उस फूड का स्मेल चेंज हो जाएगा, उस फूड का स्मेल चेंज हो जाएगा, उस फूड का कलर चेंज हो जाएगा, उस फूड का टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी जब वो फूड के ऊपर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स का एक्शन स्टार्ट होगा। और चेंज होने के बाद ये बिल्कुल बहुत ही गंदा फूड हो जाता है। एट दैट फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, अब इस फूड पॉइजनिंग को हम लोग कैसे रोकेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये फूड पॉइजनिंग हुआ किसके चलते है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चलते। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा इस पर ग्रोथ किए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फैले हुए हैं, तब जाके ये फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो अगर हम इस फूड पॉइजनिंग का होने वाला जो माइक्रोब्स हैं इनको ही रोक दें, इस फूड पॉइजनिंग को करने वाले जो माइक्रोब्स हैं इनके ही ग्रोथ को अगर हम रोक दें तो कहीं ना कहीं हमारा फूड जो है वो पॉइजनिंग होने से, स्पॉइल होने से क्या करेगा, बच जाएगा। तो कैसे रोकेंगे, तो ये वाटर, एयर और वार्मथ, ये तीनों आपके कंडीशन के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। जब ये तीनों अपने इसी कंडीशन के थ्रू फैल रहे हैं तो इसी कंडीशन को हम देना बंद कर देंगे। इस कंडीशन को आप दीजिए ही मत, इस कंडीशन को रोक दीजिए, इस कंडीशन को फूड के पास जाने ही मत दीजिए। तो ना ही ये कंडीशन जाएगा और ना ही वो माइक्रोब्स अपने आप को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ऐसे प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम अपने फूड के स्पॉइलिंग को रोक सके, अपने फूड के स्पॉइलिंग को कम कर सके, बंद कर सके, उन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कुछ मेथड सीखेंगे जिस मेथड में हम लोग अपने फूड को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, आइए मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, यानी कि अपने फूड में से मॉइस्चर को बिल्कुल हटाओ, वाटर की मात्रा को हटाओ, क्योंकि अगर वाटर की मात्रा को नहीं हटाओगे तो फिर से वो माइक्रोब्स जो होंगे उसको अपने आप को क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन यानी कि ड्राइंग यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो इस हम लोग वाटर को रिमूवल कैसे करेंगे, तो हम लोग उस फूड को धूप में रखेंगे और धूप में रखने से उस वाटर को निकालेंगे, जिसके चलते हमारा फूड में से मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, फ्रीजिंग करो यानी कि ठंडा करो। फ्रीजिंग स्टॉप द growth and multiplication of microorganisms and thus helps to preserve food. Fruits, vegetables, meat and milk are preserved in this way. ठीक है, फ्रीजिंग क्या करते हैं, तो बेसिकली टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं और टेम्परेचर का डाउन होने से जो हमारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिम्स का जो ग्रोथ है, जो आपका रिप्रोडक्शन है, ब्रीडिंग है, वो कम हो जाएगा और कम होने के चलते जो फूड है वो आसानी से प्रिजर्व हो जाएगा। तो जैसे हमारा फल है, सब्जी है, ठीक है, मीट है, दूध है, ये सब चीज़ को हम लोग फ्रीजिंग करके या अपने टेम्परेचर को डाउन करके, उसके टेम्परेचर को डाउन करके हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो सके, क्योंकि उस पर आपके माइक्रोब्स के एक्शन को कम करना है, तो उसके लिए हम उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्चराइजेशन। ये क्या होता है, दिस मेथड इज जनरली यूज टू प्रिजर्व मिल्क। पास्चराइजेशन का जो मेथड है ये आपका आमतौर पे दूध को प्रिजर्व करने के लिए, दूध को आपका सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then cooled quickly. This sudden change in temperature kills the microorganisms and prevent the growth. ठीक है,
पास्चराइजेशन मेथड में हम लोग क्या कहते हैं करते हैं कि अपने दूध को यानी मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद तुरंत उसको ठंडा करते हैं। तो बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, फिर ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का हाई होना फिर तुरंत ही टेम्परेचर का डाउन होना, तो ये तुरंत जो 2 बार आपके टेम्परेचर में वेरिएशन आता है बहुत ज़्यादा गैपिंग में, तो इसके चलते वो आपके माइक्रोब्स जो होते हैं, जो आपके उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा दूध जो है वो आपका प्रिजर्व हो जाता है, वो बच जाता है, स्पॉइल होने से बच जाता है। नेक्स्ट है सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। Salt and sugar are natural preservatives. The cell of microbes lose water on adding salt and sugar, thereby inhibiting their growth. ठीक है, सॉल्ट को ऐड करने से होता क्या है कि जो आपके हमारे अंदर हमारे फूड के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग वाटर को लूज कर देते हैं और वाटर को लूज करने से वो क्या करते हैं, इनहिबिट वो वाटर को लूज करने से वो अपने आप को लाइव नहीं रख पाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मान लीजिए आपको देखे होंगे घर में जब अचार बनता है तो अचार में नमक का मात्रा डाला जाता है। तो अचार में नमक का मात्रा डालने का मेन मकसद वही होता है ताकि हमारे उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो वाटर को अपने बॉडी के अंदर से निकाल दे और वाटर को बॉडी के अंदर से निकालने से वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मर जाए। फिर बाय यूज ऑफ केमिकल्स लाइक citric acid, sodium benzoate and potassium metabisulfate are used as preservative to preserve jams, ketchups, etc. कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग अपने डिफरेंट फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जिनका यूज करके अपने डिफरेंट फूड को हम लोग स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से आपके केमिकल्स हैं, तो याद रखिएगा साइट्रिक एसिड, ठीक है, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये 3 आपके ऐसे नाम हैं जिनका यूज हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव करते हैं, क्या करने के लिए, अपने जैम को या केचप को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने कि जो भी हम लोग मेथड सीखे हैं फूड को प्रिजर्व करने का, उनका एडवांटेज क्या है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करने का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला कि इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग इट्स स्पॉइलेज। अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के मेथड को अप्लाई करते हैं तो हम लोग अपने खाने के स्पॉइल होने से बचाएंगे, जिसके चलते हमारा खाना जो है वो वेस्ट होने से बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अगर हम लोग अपने फूड प्रिजर्वेशन मेथड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस फूड में से न्यूट्रिएंट का निकलना बहुत कम हो जाता है और उस फूड में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट का क्षमता है वो बरकरार रहता है, वो आपका कंटेन रहता है और इक्वल रहता है। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग ऑफ सीजन एट डिस्टेंट प्लेसेस। देखिए अगर हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचाएंगे तो जहाँ पे बहुत बेकार सीजन हो जाता है, जब फूड का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है, वहाँ भी हम लोग उस फूड को क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं और वहाँ के लोग उस फूड से अपने एडवांटेज को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ पर्शिबल फूड आइटम्स, ठीक है। जो पर्शिबल फूड आइटम्स होते हैं उनके जीवन को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, उनके लाइफ को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर स्पॉइल होने से बचा रहा है तो उनका लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखिए तो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है क्या, देखिए हमारे जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। उन सारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब ये प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, तो उस नाइट्रोजन को कुछ आपके बैक्टीरिया या कुछ आपके मेथड से उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर से। कहाँ पे, ये हमारे सॉइल के अंदर फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मेथड है, ठीक है, इसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर फिक्सेशन करने का जो तरीका, कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग का पार्ट 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग का पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में इसको हम लोग रोक देंगे। पार्ट 3 में हम लोग
सिर्फ चूंकि हम लोग को रिवीजन भी करना है, ठीक है, सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो पार्ट 3 में हम लोग अपने नाइट्रोजन साइकिल को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 3 में अभी तक सिर्फ अपने इस फूड प्रिजर्वेशन तक ही पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन तक जो हम लोग बात किए हैं यहीं तक पढ़ेंगे, और पार्ट 4 में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग आज क्या क्या पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रिव्यू उसका कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग सबसे पहले पढ़े हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़े हैं। फिर हम लोग बात किए हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू फिर आपके माइक्रोब्स कैसे आपके स्प्रेड होते हैं। फिर हम लोग बात किए हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू माइक्रोब्स कैसे फैलते हैं। फिर हम लोग बात किए हैं कि हम लोग का फूड स्पॉइलिंग क्या होता है, फूड स्पॉइलिंग क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। लास्ट में 2-4 टॉपिक रह गया है, जैसे आपका नाइट्रोजन साइकिल वगैरह या उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट यानी कि पार्ट 4 में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक अलग पार्ट लेंगे, पार्ट 4 में उसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करिए।